आज का ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है जो ये सोचते हैं कि मेरी इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है। तो जी बिल्कुल आप ही के लिए ये वीडियो है। तो प्लीज इस वीडियो के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास टाइम नहीं है, 8 तारीख को आप फिर से एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में इन करेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर है और सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है। अपने दोस्तों में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि टाइम जो है काफी लिमिटेड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, रॉबिन्स द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई परिभाषा के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, क्या सही नहीं है मतलब गलत है। दुर्लभ संसाधन या फिर दुर्लभ साधन या फिर उद्देश्यों के प्रति तटस्थता या फिर अर्थशास्त्र का सकारात्मक स्वरूप या फिर प्रायोगिक दृष्टिकोण। देखिए रॉबिन्स द्वारा जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है उसमें प्रायोगिक दृष्टिकोण का कोई व्याख्या नहीं किया गया है, यानी प्रायोगिक दृष्टिकोण ये सही नहीं है रॉबिन्स के द्वारा दिया गया अर्थशास्त्र की परिभाषा में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि अर्थशास्त्र क्या है, यानी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र क्या है। तो सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है या फिर एक ऐसा कला है जो कि इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि अर्थशास्त्र का उपयोग कौन और किस उद्देश्य से कर रहा है। अर्थशास्त्र का उपयोग यानी प्रयोग कौन और किस उद्देश्य के लिए करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। यानी आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र का। ठीक है, अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या का संबंध किससे है। यानी किसी भी इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, तो उसकी जो प्रमुख समस्या का जो प्रमुख यानी मेन जो प्रॉब्लम होता है उसका संबंध किससे होता है, विनिमय से या फिर सरकार द्वारा किए गए निर्णय से या फिर आर्थिक कल्याण से या फिर साधनों की दुर्लभता तथा आवश्यकताओं की बहुलता से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधनों की दुर्लभता और आवश्यकताओं की बहुलता। ठीक है, यानी ज्यादा मतलब एक्सेस, यानी आवश्यकता बहुत ज्यादा है लेकिन साधन बहुत दुर्लभ है, मतलब कम साधन है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये किसी भी अर्थशास्त्र की मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था की ये मेन समस्या होता है, प्रमुख समस्या होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी अर्थशास्त्र हो, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर मिश्रित। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उत्पादन संभावना वक्र के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या सही नहीं है, मतलब तीन कथन जो है इसमें सही है, जो सही नहीं है एक वो आपको चूज करके निकालना है। ठीक है, मित व्यवस्था की प्रक्रिया की व्याख्या या फिर दो वस्तुओं का विभिन्न अनुपातों में उत्पादन या फिर साधनों के पुनः आवंटन का अभाव या फिर पूर्ण रोजगार तथा पूर्ण उत्पादन की स्थिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साधनों के पुनः आवंटन का अभाव, साधनों के पुनः आवंटन का अभाव। ये जो है उत्पादन संभावना वक्र के संदर्भ में ये बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि साधन का कितना तरह से बंटवारा हो, कैसे मतलब उसका पुनः आवंटन हो, इसका कोई जिक्र नहीं करता, इसका अभाव है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इसका अभाव है। ठीक, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि माइक्रो तथा मैक्रो। देखिए माइक्रो का मतलब होता है समष्टि और मैक्रो का मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। ठीक है, तो माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग जो सबसे पहले अर्थशास्त्री किए थे वो कौन थे, तो सबसे पहले कौन किए थे, तो सबसे पहले जो इसका ये दोनों वर्ड का जो इस्तेमाल किया था वो रैग्नर फ्रिश ने, किसने, रैग्नर फ्रिश ने ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यहां से क्वेश्चन से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका प्रयोग करता है, सीमांत विश्लेषण या फिर पिंड प्रणाली या फिर मौद्रिक विश्लेषण या फिर आयस विश्लेषण। देखिए यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात होती है, समष्टि नहीं। तो व्यष्टि जो अध्ययन करता है ये व्यक्तिगत मतलब अध्ययन करता है किसी एक फॉर्म या फिर किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप का क्या करता है, स्टडी कराता है। ठीक है, तो ये जो है ना सीमांत विश्लेषण यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कहां होता है, सीमांत विश्लेषण में होता है, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा के अर्थव्यवस्था का चक्रवाकार प्रभाव यानी सर्कुलर फ्लो जो होता है की व्याख्या का संबंध किससे है, व्यष्टि या फिर समष्टि भाव या फिर व्यष्टि भाव तथा समष्टि भाव का परस्पर संबंध या फिर बाह्य भाव। तो इसका जो संबंध होता है इसका संबंध होता है व्यष्टि भाव तथा समष्टि भाव का परस्पर संबंध से इसका रिलेशन होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम है जब, कुल उपयोगिता यानी टोटल जो यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जब, यानी कंडीशन पूछा गया तो मैक्सिमम कब होगा, जब सीमांत आयु सीमांत उपयोगिता 0 होगा, जब mu 0 होगा, mu 0 होगा, mu इज इक्वल टू 0, देन tu क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसका ग्राफ आगे चल जाएगा यानी ऊपर भागेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कुल उपयोगिता अधिकतम है जब सीमांत उपयोगिता 0 है। अब देखिए
देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक प्यासे व्यक्ति को पानी का दूसरा गिलास कम संतुष्टि देता है, इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की नियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या आती है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दूसरा गिलास अगर पानी पिएगा तो उसको जो होता है उसको उपयोगिता कम हो जाएगा। अब वहाँ दूसरा गिलास अगर पानी लेगा तो वो सही ढंग से अगर पीना चाहेगा तो जितना गिलास पहला गिलास में पानी जितना पिएगा उतना दूसरा गिलास में नहीं पिएगा, तो वहाँ एक तरह से हरास हो रहा है, वहाँ पानी का उपयोग वो कम कर रहा है। ठीक है, पानी का दूसरा गिलास में पानी का उपयोग वो कम करेगा, तो वहाँ क्या हो रहा है कि उपयोगिता में कमी आ रही है, तो उपयोगिता में हरास आ रही है, तो वहाँ कौन सा नियम काम करेगा, उपयोगिता हरास नियम। कौन सा नियम, उपयोगिता का हरास नियम वहाँ अंतर्गत आएगा, यानी इसी नियम हुआ, यही नियम हुआ अप्लाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या पूछा गया कि उपभोक्ता संतुलन में होगा, उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, यानी जो बैलेंस से मतलब सिचुएशन होता है, कब सिचुएशन होगा इसका। ठीक है, तो ये सिचुएशन तभी आता है जब mu बराबर होता है px/py। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर होता है, यानी जब संतुलन की बात की जाती है तो आपको माइंड में ये समझ जाना चाहिए कि कोई दो राशि फर्स्ट राशि और सेकंड राशि की जो समतुल्यता की बात की जाती है, मतलब इक्वलिटी की बात की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक क्या पूछा गया कि मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर, मांग का नियम का अन्य बातें, यानी जो भी चर होते, जो भी फैक्टर्स होते, जो भी अन्य बातें का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि जो भी मतलब अदर फैक्टर्स होते वो अगर समान रहेगा, जनरल रहेगा, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सके, तो इसके बीच का जो संबंध व्यक्त करता है वो कौन करता है। ठीक है, तो इसके बीच का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत यानी प्राइस क्या है और इसका डिमांड कितना है, उसका कितना क्वांटिटी में डिमांड है, कितना प्राइस है, इस चीज पर डिपेंड करेगा, यानी किसके बीच संबंध व्यक्त करता है, यही दोनों के बीच संबंध व्यक्त की जाती है। कीमत अगर ज्यादा हुआ तो मांग घटेगा, मांग घटेगा तो जाहिर सी बात है वहां कीमत बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि कीमत घटने से क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। ये दोनों में होता है व्युत्पन्न समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि गणक संख्यात्मक दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या के लिए निम्न में से किस धारणा का प्रयोग करते, कौन सा आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो। ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी जो है वो सम सीमांत उपयोगिता, किसका, सम सीमांत उपयोगिता जो धारणा है इसी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि मांग वक्र का ऊपर की ओर विवर्तन इस ओर संकेत करता है कि कम कीमत पर अधिक मात्रा में मांग, या फिर उसी कीमत पर अधिक मात्रा में मांग, या फिर उसी कीमत पर ऊंची कीमत पर कम मात्रा में मांग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसी कीमत पर अधिक मात्रा में मांग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है कि गिफिन पदार्थों का जो मांग होता है, गिफिन का मतलब होता है इन्फीरियर, एक होता है सुपीरियर का मतलब होता है बेस्ट यानी सबसे अच्छा। ठीक है, समृद्ध, और एक होता है इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर का मतलब होता है एक तरह से जिसमें गुण क्वालिटी में जिसका कमी होता है, यानी जिसका क्वालिटी कम होता है उनको कहते हैं इन्फीरियर, हिंदी में उसको कहते हैं गिफिन। तो इसकी जो होती है पदार्थों की जो मांग का वक्र होगा, जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ जो होता है बाएं और पीछे गिरता है, बाएं और पीछे की ओर गिरता है, बाएं और से पीछे की ओर गिरता। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव में मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाएगा। कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव, यानी कीमत में जो परिवर्तन होता है उसका तो कुछ प्रभाव होता है, प्रभाव में मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मांग घटेगा तो जाहिर सी बात है कीमत वहां बढ़ा है। ठीक है, यानी एक बढ़ने से दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ने से पहला घटेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो इसका जो परिवर्तन होता है ना इसको कहते हैं विस्तार अथवा संकुचन। क्या कहते हैं इसको, विस्तार अथवा संकुचन, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि का परिणाम होगा। देखिए कीमत स्थिर है, अगर उपभोक्ता की आय अगर वृद्धि हो रही है, देखिए सामान का कीमत बराबर है लेकिन वहाँ जो मतलब आय जो अर्जित होता है वो अब बढ़ गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जो होगा वो मांग में वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांग में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि कीमत किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया है। ठीक है, 10 रुपया है, अब वो 10 रुपया है ही, लेकिन इधर पता चला जो उपभोक्ता है, जो आदमी है, उसका कीमत, उसका जो आय है पर डे उनको, वो अगर 100 रुपया कमाता था, अब वो क्या करने लगा, 150 रुपया कमाने लगा। ठीक है, वो अब चाहेगा कि 150 रुपया ज्यादा कमाने लगा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा वस्तु को खरीदेगा। ठीक है, यानी मांग में वृद्धि हो जाएगा, लेकिन कीमत स्थिर है। हाँ, अगर ये कीमत 10 से अगर 50 हो जाए तो हो सके ये मांग में और इतना डिमांड नहीं करेगा, हो सके नहीं भी ले। ठीक है, ये 50 रुपया इसका 100 से 50 रुपये इनकम होने पर ये हो सकता है नहीं भी ले सकता। ठीक है, लेकिन इसका दाम अगर फिक्स है तो हाँ ये 100% लेगा, क्योंकि इसका जो इनकम है, इनकम बढ़ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि मांग के उपयोगिता, यानी मांग के उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित मान्यताओं में क्या सही नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये आपका, तो क्या सही नहीं है, मतलब जो करेक्ट नहीं है, मांग
के उपयोगिता विश्लेषण से वो आपको चूज करके निकालना है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत में यथास्थिर, यानी वस्तु की कीमत में यथास्थिर रहना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है, गलत है, मतलब 4 कथन है, एक गलत है, वो आप चूज करके निकालिए कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ जो रॉन्ग कथन हो जाएंगे, रॉन्ग जो मतलब ये है, एक उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की लोच शून्य होती है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु, यानी उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह है जहां कीमत अथवा बजट रेखा क्या होता है, कीमत अथवा या फिर बजट रेखा भी इसको बोलते हैं। तो वहां क्या होता है कि इसकी जो होती है उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, उदासीनता का जो वक्र होता है, जो ग्राफ होता है, उसको छूता है, उसको स्पर्श करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है, कौन है इसका अर्थशास्त्री का नाम पूछा जा रहा है। तो उदासीनता वक्र के जो प्रतिपादक है हिग्स और एलन, कौन, उदासीनता वक्र विश्लेषण के प्रतिपादक हिग्स और एलन है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा आय स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत कम होने पर यह नहीं होगा कि क्या होगा, मतलब क्या ये नहीं होगा कि, अब देखिए की के बाद क्या आएगा, कीमत रेखा बाएं ओर खिसक जाए, कीमत रेखा बाएं ओर खिसक जाए, ये सभी आपका ग्राफ से रिलेटेड है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 22 एक उत्तम अथवा सामान्य वस्तु के लिए कीमत उपभोग रेखा की ढाल जो होती है, ढाल होगा, यहाँ ढाल नहीं होगा, ढाल यानी कर्व जो होगी वो क्या होगी, तो उसका जो कर्व होता है ना, उसका कर्व होता है आपका अनुलंब, क्या होता है, वर्टिकल, अनुलंब को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, उसका ग्राफ जो होगा, उसका जो ढाल होगा क्या होगा, वर्टिकली होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो निगेटिव होता है ना, हाँ, एक उत्तम अथवा सामान्य वस्तु के लिए कीमत उपभोग की रेखा की ढाल होगी, तो उत्तम है, यानी मतलब सुपीरियर गुड्स है ना, तो सुपीरियर गुड्स है तो इसका कीमत रेखा ऊपर नहीं होगा, ये निगेटिव की ओर जाएगा, निगेटिव की ओर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन करा कि एंजिल वक्र यह दर्शाता है कि आय बढ़ने पर एक वस्तु, आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या होगी, आय अगर बढ़ेगा एंजिल वक्र होता है, एंजिल कर्व जिसको बोलते हैं, तो ये जो इंडिकेट करता है घटती दर से बढ़ती, यानी घटती दर से बढ़ती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि कीमत में प्रतिशत कमी से वस्तु की मांग की मात्रा में कम प्रतिशत वृद्धि होने पर कीमत मांग की लोच का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, तो इसका जो लोच का जो गुणांक होता है ना, इसका रेशियो होता है, इसका मतलब रेंज होता है, तो ये जो होता है ना 1 से कम होता है, क्या होता है, 1 से कम। ठीक है, 1 से कम, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि घटिया वस्तु, सुपीरियर नहीं कहते इसको, इन्फीरियर कहते हैं। ठीक है, इन्फीरियर या फिर गिफिन भी बोल सकते हैं। तो घटिया वस्तु के लिए जो आय की मांग जो होगी, आय मांग की जो लोच होती है, जो वो क्या होती है, तो लोच जो होती है ना, ये होती है आपका क्या हो जाती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है। ठीक है, निगेटिव, सॉरी पहले से हम इंडिकेट किए, निगेटिव होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु की मांग बेलोच है तो इसकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता का उस वस्तु पर क्या असर हुए, उस वस्तु पर व्यय क्या होगा। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोच है तो मतलब इलास्टिसिटी मतलब उसका नहीं है, तो उसका जो हो जाएगा उस वस्तु पर वो जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्या जो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की ओर ध्यान दिए बिना यदि उसकी मांग की परिवर्तन और परिवर्तित रहती है तो इसका मांग होगा, मांग वक्र, इसका मांग जो डिमांड होगा वो क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा उदग्र, वर्टिकल होगा, वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 दो पूर्ण स्थानापन्न पदार्थों के बीच प्रतिस्थापन की जो लोच होगी वो कितना होगी, तो लोच जो होती है ना इसका अनंत होती है, इन्फिनिटी, क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति की लोच का संबंध किसी वस्तु की पूर्ति के लिए परिवर्तन में से है जिसका कारण होता है, क्या कारण होता है इसका, तो इसका जो काउज होता है ना वो कीमत, क्या होता है, कीमत, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 मांग की लोच अधिक होने पर सीमांत आगम होगा, मांग की लोच अगर अधिकतम होगा, ज्यादा होगा तो सीमांत आगम जो होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है वो धनात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्टनेस हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत धारणा का संबंध किससे है, उपभोक्ता की बचत धारणा का संबंध जो होता है वो होता है उपभोक्ता द्वारा की गई खरीद से अतिरिक्त संतुष्टि की कर सकते। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब 32 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी उपभोक्ता की बचत की मान्यता नहीं माना गया है। उपभोक्ता हम लोग कौन है, कंज्यूमर है, हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, जो उपभोग करता है, यानी उपभोक्ता क्या है, जो उपभोग करता है, यानी अर्थशास्त्र में जितने भी सामान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका उपभोक्ता की बचत तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध, उपभोक्ता की बचत तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसे प्रत्यक्ष संबंध होता है, अगर बचत ज्यादा होगा तो किसी वस्तु का जो
कीमत होगा वो कीमत पर जो होगा एक तरह से कीमत बढ़ेगा या फिर घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बचत अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ अगर किसी वस्तु का अगर कीमत ज़्यादा होता है तो वहाँ बचत कम होगा, क्यों कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको खरीदना जरूरी होता है। तो अगर वस्तु का कीमत अगर घटेगा तो बचत ज़्यादा होगा, अगर वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो बचत क्या होगा, घटेगा। देखिए आपके पास थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। देखिए अगर आपके पास अगर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया अगर कमाए तो 100 रुपया में से आपको 50 रुपया जो है खर्च करना पड़ता है, 50 रुपये का कोई वस्तु लेके आना पड़ता है मार्केट से, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, इस वस्तु का कीमत बढ़ रहा है। अगर इस वस्तु का कीमत अगर 50 रुपया इधर खर्चे तो आपका 50 रुपया बचता है ना जी। अगर यहाँ 60 रुपया हो जाए वस्तु का कीमत 50 की जगह 60, तो आपका इधर कितना बचेगा, 100 में 60 घटाइए तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है। कितना बचा, 40 बचा। मतलब ये बढ़ रहा है, वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो आपका वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो आपका जो बचत है वो घट रहा है। अगर वस्तु का कीमत घटेगा तो आपका बचत बढ़ेगा। तो डायरेक्ट इसी को कहते हैं ना, यानी एक वस्तु का कीमत एक तरह से प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 33। क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत के विश्लेषण में हिक्स ने निम्न में से कौन सी धारणा का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। यानी कौन सा आइडियोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, तो आय तुल्य परिवर्तन, आय तुल्य परिवर्तन ये धारणा का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत के दृष्टिकोण से निम्न में से किस प्रकार की लागत स्थिति वाले उद्योग पर वस्तु है, ठीक है। तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वस्तु कर लगाना उचित होगा, वस्तु पर कर लगाना उचित होगा, है ना। तो वस्तु कर लगाना उचित तभी होगा जब बढ़ती हुई लागत क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई लागत हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछा गया कि औसत उत्पाद अधिकतम होगा जब, औसत उत्पाद क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब कैसे, यानी कंडीशन होगा, तो जब क्या हो जाएगा सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, औसत उत्पाद अधिकतम होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। एक विवेकपूर्ण उत्पादक क्या कह रहा है कि एक विवेकपूर्ण उत्पादक परिवर्ती अनुपातों के नियम की किस अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा, ठीक है। तो वो जो उत्पादन करना चाहिए द्वितीय अवस्था तक, कहां तक, द्वितीय सेकेंडरी स्टेट तक, द्वितीय अवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। पैमाने के प्रतिफल का संबंध उत्पादन के उस परिवर्तन से है जब, पैमाने के प्रतिफल का संबंध उत्पादन के उस परिवर्तन से है जब क्या होगा, यानी कंडीशन पूछा गया। तो जब होता है जब कब, यानी उत्पादन के सभी साधनों का एक ही अनुपात में परिवर्तित होना, यानी एक ही अनुपात में। कहने का मतलब ये कि कोई रेशियो को अगर बदल रहे हैं, कोई सभी रेशियो को बदला जाता है, सभी घटक सभी फैक्टर को बदला जाता है, लेकिन एक ही रेंज में बदला जाए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, यही सी बात को कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 38। कॉब डगलस, क्या पता है, कॉब डगलस उत्पादन फलन से प्राप्त होता है। तो इससे जो प्राप्त होता है वो होता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। क्या होता है प्राप्त, पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। 39 क्या पूछ रहा है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार प्रतिस्थापन की जो लोच होती है वो क्या होती है। तो उसका जो लोच होता है ना, उसका लोच हो जाता है आपका इकाई के बराबर, यूनिट के बराबर यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक संपादक वक्र जो होता है ये जाता है उद्गम बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है, यानी उन्नतोदर होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं और इनमें से सभी क्वेश्चन से जो है आप याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप नोट बनाएंगे फिर याद रखेंगे। और हाँ, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।